हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सार विद वीसी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि हमने जनरल एग्रीकल्चर का पोर्शन आपका कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर से देखिए। इसके बाद हमने आपकी थ्योरी क्लासेस के लिए एग्रोनॉमी फॉर बीएससी एंड एमएससी आपकी जो है प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ पर आपको थ्योरी क्लासेस मिलती रहेंगी। और जो खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन की आपकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ खरीफ क्रॉप हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा दूसरा लेक्चर रहने वाला है कल्टीवेशन ऑफ राइस का। तो उसमें राइस के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी इसका कल्टीवेशन है, साइंटिफिक कल्टीवेशन किस प्रकार से करते हैं, पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो इस कल्टीवेशन के अंदर हम आपको बहुत सारी नई चीजें बताएंगे। तो आप लोग अच्छे से इसको नोट करिए और कोई भी लेक्चर आप स्किप ना करें। तो ये चीजें हमने कुछ पहले से आपकी लिख रखी है, ताकि लिखने में ज्यादा टाइम ना लगे और वीडियो ज्यादा लंबी ना जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बोटेनिकल नेम ऑफ राइस, देन फैमिली, देन ओरिजिन प्लेस, क्रोमोसोम नंबर, टाइप ऑफ पॉलिनेशन एंड टाइप ऑफ फोटो पीरियड। तो बात करते हैं धीरे धीरे एक को लेकर। तो सबसे पहले बोटेनिकल नेम राइस। तो राइस का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है ओराइजा सेटाइवा। इसकी फैमिली होती है पोएसी। पोएसी को ही हम ग्रेविनी भी कहते हैं। और अगर हम बात करें कि राइस का ओरिजिन प्लेस क्या है, उत्पत्ति स्थान, तो है आपका साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया। इसी के साथ अगर हम बात करें क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र संख्या, तो गुणसूत्र संख्या आपकी होते हैं 24, जो कि एक डिप्लॉइड होती है। अगला हम अगर बात करें टाइप ऑफ पॉलिनेशन की, किस प्रकार का पॉलिनेशन होता है आपका राइस के अंदर, तो होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। राइस एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, सेल्फ पॉलिनेशन। एक दिन हम आप लोगों का एक अलग से लेक्चर लेंगे, इसमें आपको पॉलिनेशन के बारे में बताएंगे, टाइप ऑफ पॉलिनेशन और इसके संबंधित जो और भी चीजें हैं। अगला है टाइप ऑफ फोटो पीरियड। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। जितनी भी खरीफ क्रॉप है, तो सभी खरीफ क्रॉप आपकी शॉर्ट डे लेंथ होती है, शॉर्ट डे लेंथ। यानी दिन में इनको कम लेंथ की आवश्यकता होती है। जैसे आप यहाँ पर समझ लीजिए, शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे, ये आपने प्लान पढ़े होंगे। तो जितने भी आपके रबी सीजन की फसलें होती हैं, और यहाँ पे लिख लीजिए खरीफ सीजन, तो जितनी भी आपकी रबी सीजन की फसलें होती हैं वो सभी होती हैं लॉन्ग डे। इनको लॉन्ग डे लेंथ यानी दिन की जो अवधि है वो लंबी चाहिए होती है। और जो आपकी खरीफ की फसलें होती है वो होती है शॉर्ट डे। तो धान या राइस आपकी जो है खरीफ की फसल है, तो शॉर्ट डे लेंथ है। तो शॉर्ट डे लेंथ जो होती है उनको 8 से 10 घंटे की सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। और जो लॉन्ग डे होते हैं उनको मोर देन या 12 घंटे से ज्यादा की जो दिन की सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस बेसिस पे इनको डिफाइन किया गया है, शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे। तो ये आप लोग अच्छे से नोट कर लेना साथ में। कोई भी टर्म अगर आता है तो उसको हम आपको क्लियर करते चलेंगे, जिससे आपको कोई भी समस्या ना हो। तो ये आपका हो गया जो जनरल इंट्रोडक्शन था। इसी के साथ अगर हम बात करें कि राइस इज अ C3 प्लांट। राइस जो है वो एक C3 प्लांट है। तो C3 प्लांट व C4 प्लांट क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम आपका एक अलग से लेक्चर ले लेंगे, जो कि आपको अच्छे से समझा देंगे। तो ये सभी जानकारी आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अदर चीजों के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं राइस से संबंधित। तो सबसे पहला जो है कि मोर देन, पॉइंट नंबर 1 डाल लीजिए, मोर देन 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। मतलब जितनी भी विश्व में आपकी पॉपुलेशन है, जितने भी व्यक्ति रहते हैं, उसमें से 60% से ज्यादा लोगों का जो स्टेपल फूड है वो राइस है। मतलब वो राइस को ज्यादा खाना प्रेफर करते हैं। तो मोर देन 60% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड स्टेपल फूड इज राइस। तो मोर देन 60% से ज्यादातर पॉपुलेशन का जो स्टेपल फूड है वो राइस है। और अगर हम बात करें कि इंडिया में, इन इंडिया, ये तो बात हो गई पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की। तो अगर इंडिया में हम बात करें तो 90%, इंडिया में नहीं सॉरी, यहाँ पर एशिया कर लीजिए। अगर हम पूरे एशिया में बात करें तो 90% पीपल जो है वो धान का कंज्यूम करते हैं और प्रोडक्शन भी करते हैं। तो इन एशिया 90%
कंज्यूम एंड प्रोड्यूस राइस। मतलब जितना भी फूड गेन इंडिया में या एशिया में आपका यूज किया जाता है उसमें से 90% जो है आपका राइस का ही प्रोडक्शन व कंजप्शन होता है एशिया में। तो ये आपका हो गया वर्ल्ड का डाटा, ये हो गया एशिया का डाटा। इसी के साथ अगर हम बात करें एरिया के बारे में, तो अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड या ग्लोबली, ग्लोबली लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए इन इंडिया। तो ये डाटा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूरे विश्व में जो राइस का कल्टीवेशन है वो कितने परसेंट क्षेत्र पर होता है और इंडिया में राइस का कल्टीवेशन कितने क्षेत्र पर होता है। तो अगर वर्ल्ड में बात की जाए तो ये लगभग आपका 160 से 165 मिलियन हेक्टेयर एरिया ऐसा है जिस पर राइस का कल्टीवेशन होता है। अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में आपका 60 से 65 मिलियन हेक्टेयर तक ये आपका एरिया है जहां पर राइस का कल्टीवेशन होता है। सॉरी 60 नहीं, यहाँ पर 40 से 45, तो आप सीधा 45 कर लीजिए। एक आध परसेंट इधर उधर हो सकता है, एक आध मिलियन का, तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो सही कर दीजिएगा। तो इंडिया में आपका लगभग 45 मिलियन हेक्टेयर और वर्ल्ड में पूरे 165 मिलियन हेक्टेयर एरिया पर आपका राइस का कल्टीवेशन होता है। तो ये आपका हो गया बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद आप लिख लीजिए टेस्ट वेट। टेस्ट वेट, तो इसमें भी दो चीजें लिख लीजिए। टेस्ट वेट जो आपका नॉर्मल राइस होता है और अगला लिख लीजिए बासमती राइस। तो नॉर्मल राइस का जो टेस्ट वेट होता है वो होता है 24 ग्राम। 24 ग्राम। और जो आपका बासमती राइस होता है उसका आपका टेस्ट वेट होता है 21 ग्राम। 21 ग्राम। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको ऐसे ही बता के चले जाएंगे कि टेस्ट वेट नॉर्मल राइस का 24 ग्राम और बासमती राइस का 21 ग्राम, लेकिन हम आपको ऐसे ही नहीं जाने देंगे। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट वेट क्या होता है। तो टेस्ट वेट जो होता है वो होता है 1000 दानों का वजन। 1000 दाने हम लेंगे और उसका वजन करेंगे तो जितना भी उनका वजन आएगा उसे ही हम कहते हैं टेस्ट वेट। तो यहाँ पर लिख लीजिए द वेट ऑफ 1000 ग्रेन। जो भी आपके छोटे या कोर्स सीड होते हैं, सॉरी छोटे सीड, तो उनका आपका होता है टेस्ट वेट। जो भी मोटे सीड होते हैं जैसे मक्का हो गया आपका, तो उनका होता है सीड इंडेक्स। तो जो सीड इंडेक्स होता है वह 100 दानों का वजन होता है, टेस्ट वेट होता है वह 1000 दानों का वजन होता है। तो ये चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसे भी याद रखिए। इसके बाद अब हम बात करेंगे एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हम कुछ और भी जो जनरल चीजें हैं वो जान लें, क्योंकि राइस कल्टीवेशन या कोई भी कल्टीवेशन हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि बहुत सारी चीजें आपको ऐसा लगेगा कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं और पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स को कंपाइल करके आपका नोट्स तैयार किया हुआ है। तो अगर अब हम बात करें कंपोजिशन ऑफ राइस, कंपोजिशन ऑफ राइस, तो कंपोजिशन में आप पहले लिख लीजिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और यहाँ पर लिख लीजिए आप फैट। तो जो राइस है इसमें कार्बोहाइड्रेट आपकी पाई जाती है अराउंड 70% और प्रोटीन आपकी पाई जाती है 6.7%। 6.7% या 6 से 7 कह लीजिए, वैसे आपके एग्जाम में ज्यादा 6.7 ही पूछा जाता है। और इसमें फैट पाई जाती है आपकी 2 से 2.5%। तो ये आपका हो गया जनरल कंपोजिशन। तो नॉर्मल राइस में अगर आपसे प्रोटीन पूछे तो होती है आपकी 6.7%। यहीं पर अगर पूछ ले आपसे ब्राउन राइस में, ब्राउन राइस, तो अगर आपसे प्रोटीन कंटेंट पूछ ले ब्राउन राइस में तो होता है आपका 7.9%। 7.9%, ये आपका होता है ब्राउन राइस में प्रोटीन कंटेंट। इसी के साथ अगर हम बात करें आपका कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में जो कि धान से संबंधित हैं, तो राइस रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स जो कि कई बार आपको खोजे नहीं मिलते हैं, जो कि लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए CRRI, दूसरा आपका है IRRI, और तीसरा आपका है AIRIP। जो ये आपका है AICRIP, AICRIP। तो ये आपके 3 रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो कि धान से संबंधित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो एक एक करके इनका फुल फॉर्म, इनका हेडक्वार्टर और इनकी स्थापना सब चीज जानेंगे। तो पहला जो है CRRI, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका आपका अगर हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो है कटक उड़ीसा में। इसका यहाँ पे हेडक्वार्टर लिख लीजिए, कटक। और कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। अगर इसकी स्थापना पूछ ले तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1946 में, जो कि आपके एग्जाम में कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, हेडक्वार्टर या इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर। अगला आपका है IRRI, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो IRRI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका आपका हेडक्वार्टर है लॉस बेनोस, जो कि फिलीपींस में पड़ता है। हेडक्वार्टर इसका है लॉस बेनोस, जो कि कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में। फिलीपींस में। और अगर आपसे पूछ ले कि IRRI की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1960 में। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। इसके बाद अगर आपसे पूछ ले ऑल इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड राइस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड राइस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो ये एक बार चला गया था राजेंद्र नगर हैदराबाद में 1965 में। राजेंद्र नगर, जो कि कहाँ पर था? आपका हैदराबाद में। और कब चला गया था? 1965 में। तो इसे आप पॉज करके आराम से अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कोई भी अगर कल्टीवेशन आप पढ़ते हैं तो उससे संबंधित रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको पता भी होना चाहिए, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछ ले जाते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों ने इसे अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो हम आगे बात करते हैं कुछ और भी चीजों के बारे में। राइस आपकी एक सीरियल क्रॉप है, और हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि सीरियल क्रॉप्स किसे कहते हैं। तो जिनमें प्रोटीन कंटेंट कम होता है और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट मोर देन 65% होता है, तो उनको हम सीरियल की कैटेगरी में ज्यादातर ऐड करते हैं। अगर हम बात करें एरोमा, जिसको हम कहते हैं हिंदी में खुशबू, तो राइस में एरोमा किसके कारण होता है? तो उसके लिए केमिकल जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम लिख लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डाई एसिटाइल 1 प्रोपानिल, ये आपका केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जिसकी वजह से एरोमा या खुशबू आती है आपकी राइस में। इसके बाद हम बात करेंगे एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे हम पहले बात करेंगे कि एरिया इन वर्ड। तो वर्ड में यहाँ पर एरिया की बात करेंगे हम। यहाँ पर आप लिख लीजिए एरिया, यहाँ पर लिख लीजिए प्रोडक्शन, और इधर एक बना लीजिए कॉलम प्रोडक्टिविटी का, मैं केवल पी लिखे दे रहा हूँ। एरिया, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, 3 कॉलम बना लीजिए आप। और यहाँ पर वर्ड का डाटा बताने जा रहा हूं मैं। तो एरिया जो आपका है वो सबसे ज्यादा आपका इंडिया के पास है। एरिया सबसे ज्यादा इंडिया के पास है। इसके बाद आपका सेकंड नंबर पर चाइना आता है, यानी कि चीन। प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो प्रोडक्शन में आपका चाइना फर्स्ट है और इंडिया सेकंड पर आता है। प्रोडक्शन में आपका चाइना फर्स्ट है, देन आपका आता है इंडिया। और अगर बात करी जाए प्रोडक्टिविटी की, तो प्रोडक्टिविटी आपकी यूएसए यानी अमेरिका में ज्यादा है, यूएसए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एरिया, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी होता क्या है। तो एरिया तो वो हो गया आपका कि टोटल कितने क्षेत्रफल पर आपका कोई कल्टीवेशन किया गया है। प्रोडक्शन हुआ होता है कि उस टोटल क्षेत्रफल से कितना आपका प्रोडक्शन मिला है एक टाइम पीरियड के दौरान। और जो प्रोडक्टिविटी होती है वो आपकी होती है कि
निश्चित टाइम ड्यूरेशन में पर यूनिट एरिया आपका कितना प्रोडक्शन है वो आपका कहलाता है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी में यूएसए आगे है, प्रोडक्शन में पहला चाइना है, दूसरा इंडिया है, एरिया में पहला इंडिया दूसरा चाइना है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि एरिया, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। तो यहाँ पर लिख लीजिए इन इंडिया। यहाँ भी आप तीन कॉलम बना लीजिए, एरिया, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, और प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता। तो इंडिया में अगर बात की जाए आपकी, तो एरिया सबसे ज्यादा है आपका वेस्ट बंगाल के पास। इसके बाद आपका आता है यूपी। फर्स्ट है वेस्ट बंगाल, सेकंड है यूपी। प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा आपका वेस्ट बंगाल के पास ही होता है, वेस्ट बंगाल, देन यूपी। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो प्रोडक्टिविटी में आपका पंजाब आगे है। प्रोडक्टिविटी जो है वो पंजाब की ज्यादा है राइस के क्षेत्र, जो है राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये डाटा भी आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये भी याद रखिए। और ये चीज आप और भी याद रखिए, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो राइस का कल्टीवेशन है वो आपका चाइना ज्यादा करता है, लेकिन अगर बात की जाए व्हीट का कल्टीवेशन तो आपका इंडिया ज्यादा करता है। तो यहाँ पर हम केवल खरीफ पर आप पढ़ रहे हैं, तो व्हीट के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। अपना मेन टॉपिक राइस कल्टीवेशन है, तो उसी के बारे में ज्यादा बात करेंगे। ये केमिकल आप जरूर याद कर लीजिए, इसके यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि राइस की जो कितनी स्पीसीज हैं और कौन कौन सी इंडिया में कल्टीवेट की जाती है। बाकी यहाँ पर एक चीज और आप लिख लीजिए, रूट सिस्टम। तो राइस में जो आपकी पाई जाती है वो फाइब्रस रूट पाई जाती है, फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट आपकी पाई जाती है राइस में। और इसी के साथ अगर हम बात करें आपका इसकी स्पीसीज के बारे में, तो यहीं पर लिख लीजिए, राइस हैव 24 स्पीसीज। राइस के अंतर्गत आपकी 24 स्पीसीज आती है, जिसमें से इन विच टू कल्टिवेटेड स्पीसीज, जिसमें से दो कल्टिवेटेड स्पीसीज हैं आपकी जो कि मेनली ग्रो की जाती है। तो उन दो में से पहली है आपकी ओराइजा सेटाइवा, दूसरी आपकी ओराइजा सेटाइवा ग्लेबेरिमा। तो ओराइजा सेटाइवा इंडिका, ओराइजा सेटाइवा ग्लेबेरिमा जो है आपकी, ये दो कल्टिवेटेड स्पीसीज हैं आपकी इंडिया में, जो कि सात है उसमें से, सॉरी जो ये 24 स्पीसीज है उसमें से दो कल्टिवेटेड स्पीसीज है, ओराइजा सेटाइवा इंडिका, ओराइजा सेटाइवा ग्लेबेरिमा। इसमें से भी जो आपकी ओराइजा सेटाइवा इंडिका है वो आपकी ओराइजा सेटाइवा या ओराइजा सेटाइवा निबोरा से डेवलप की गई है, जो कि इंडिया में ही डेवलप की गई है। तो ये किससे डेवलप की गई है, तो मेड बाई ओराइजा निबोरा। जो ये आपकी ओराइजा सेटाइवा इंडिका है ये आपकी मेड की गई, मेड बाई ओराइजा निबोरा। और कहां पर, इन इंडिया। तो अब हम बात करेंगे जो ओराइजा सेटाइवा है आपकी, जो ओराइजा ग्लेबरिमा है, इसके बारे में। तो ओराइजा सेटाइवा जो है इसको फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यहीं पर मैं बता दे रहा हूं आपको। इसकी फिर से तीन कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें आपका ओराइजा सेटाइवा इंडिका, ओराइजा सेटाइवा जपोनिका, और तीसरी आपकी ओराइजा सेटाइवा जवानिका। तो ओराइजा सेटाइवा इंडिका जो है ये आपकी ग्रो की जाती है इंडिया में, ग्रो इन इंडिया। और ओराइजा सेटाइवा जपोनिका जो है आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये ग्रो की जाती है जापान में, ग्रो इन जापान। अगला है आपका ओराइजा सेटाइवा जवानिका, जो कि आपकी इंडोनेशिया में ग्रो की जाती है, ग्रो इन इंडोनेशिया। अगर हम बात करें ओराइजा सेटाइवा इंडिका की, तो ओराइजा सेटाइवा इंडिका को हम ट्रॉपिकल राइस के नाम से जानते हैं या जाना जाता है। तो इसे हम और क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल राइस, ट्रॉपिकल राइस। इसे आप ऐसे ही मत समझ लेना कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं। कई बार आपके एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है
कि द एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल राइस, और आपको ये सभी एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे जिसमें आपका इंडिका राइट होगा। तो ये सभी चीजें आप अच्छे से नोट जरूर करते रहिए। तो ओराइजा सटाइवा इंडिका को ट्रॉपिकल राइस कहते हैं। ओराइजा सटाइवा जपोनिका को हम टेम्परेट सॉरी ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल राइस के नाम से जानते हैं। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल। तो ओराइजा सटाइवा जपोनिका जो है आपका, इसे हम सब ट्रॉपिकल राइस के नाम से भी जानते हैं। और अगला जो है उसे हम विंटर राइस या ब्लू राइस कहते हैं। जो ओराइडा सटाइवा, यहाँ पर टेम्परेट भी कर लीजिए, टेम्परेट। और जो जवानिका है ओराइजा सटाइवा जवानिका, इसे हम ब्लू राइस या विंटर राइस कहते हैं। ब्लू, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BULE, ब्लू राइस किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं ओराइजा सटाइवा जवानिका को ब्लू राइस, या इसी को विंटर राइस के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें कि आपका जो ओराइजा सटाइवा जपोनिका है, तो ओराइजा सटाइवा जपोनिका जो है ये आपका लोजिंग रेसिस्टेंट है, मतलब ये जल्दी से गिरता नहीं है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाता है। LOADGING, लोजिंग रेसिस्टेंट। तो ये भी आप पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए। तो ये सभी चीजें जो भी आप अच्छे से नोट करते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, तो ज्यादा लंबा लेक्चर ना हो जाए, क्योंकि राइस कल्टीवेशन वैसे भी बहुत ही ब्रॉड आपका कल्टीवेशन है, तो इसको हम बहुत ही अच्छे से 2 से 3 लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में आप हमसे जरूर पूछिए। अगर आपका कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसको जरूर आपको यहाँ पर कराऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शेयर करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते रहिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि आपका पार्ट सेकंड होगा राइस कल्टीवेशन का। धन्यवाद।